की शुरुआत होती है और विक्टर खाना खाते हुए बोलता है, ज्यादा नहीं, सच कहूं तो हमारी मुलाकातें बहुत कम होती हैं। वो नफरत के लायक है और ना दया के भी। वैसे भी ये तो कुछ पारिवारिक बातें हैं जो तुम जानना नहीं चाहोगी। ये सुनकर मिशेल अपने मन में ही बोलती है, क्योंकि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता तो मैं उस दिन तक इंतजार करूंगी जब वो खुद बताने को तैयार होगा। विक्टर बोलता है, चलो देर हो रही है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। बाहर आने पर विक्टर मिशेल का हाथ पकड़कर बोलता है, हम सिर्फ 2 घंटे साथ रहे और अब फिर से अलग होना पड़ रहा है। लिटिल मास्क, मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहता। मिशेल बोलती है, मैं भी नहीं। ये बोलकर मिशेल विक्टर को किस करते हुए बोलती है, मैं चलती हूं मेरे बॉयफ्रेंड। और मिशेल वहां से जाने लगती है। उसे जाता देखकर विक्टर भी एक प्यारी सी स्माइल देता है। कुछ समय बाद विक्टर की मां मिशेल के पास से जाते हुए बोलती है, हेनरी, ट्रेनिंग कैंप तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा, चलो मां तुम्हें एक अच्छा खाना खिलाती है। यह सुनकर मिशेल सोचती है, मां? रुको, क्या वो विक्टर की मां नहीं है? लेकिन वो हेनरी फू को अपने बेटे जैसा क्यों मानती है? और मिशेल उन दोनों का पीछा करने लगती है। उसके बाद हम ट्रेनिंग रूम में देखते हैं जहां हेनरी अपने पीछे देखते हुए बोलता है, बाहर आओ, मुझे पता है तुम मेरा पीछा कर रही थी। मिशेल बाहर आते हुए बोलती है, ओह, तो तुम्हें पता चल गया? हेनरी बोलता है, मुझे तो यह भी पता है कि तुम विक्टर की गर्लफ्रेंड हो। मिशेल बोलती है, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम विक्टर की मां के साथ बाहर नहीं जाना चाहते थे? अगर ऐसा था तो मना कर सकते थे। हेनरी बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं जाना चाहता था? यह सब इसलिए है क्योंकि मेरा चेहरा जैन फू से बहुत मिलता है। वो मुझे अपने मरे हुए बेटे समझ बैठती है और एक भ्रम में जीती है। मिशेल बोलती है, लेकिन विक्टर भी तो उनका बेटा है। हेनरी बोलता है, विक्टर? वो भी दया के लायक है। वो उस हादसे से सिर्फ 13 साल की उम्र में गुजरा था और तो उसकी मां ने भी उसे हत्यारा समझ लिया है। उसके बाद मिशेल रात के सोते हुए हेनरी की बातें सोच रही होती है। विक्टर की उम्र 13 साल थी जब जेन 18 का था। दोनों का किडनैपिंग हुआ था और मिस्टर फू को फिरौती देने की कोशिश में बंधक बना लिया गया। जब तक पुलिस पहुंची तो वहां पर सिर्फ विक्टर ही बच पाया था। ये जानने के मिशेल बोलती है, मुझे लगा था मैं विक को अच्छी तरह जानती हूं, लेकिन अब भी बहुत सी बातें हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पता। उस हादसे की वजह से उसे कुत्तों से डर लगता है, इसी कारण उसे नींद नहीं आती, इसलिए उसके शरीर पर हमेशा चोटों के निशान रहते हैं। लेकिन इतना सब कुछ झेलने के बाद भी उसने खुद को संभालना सीख लिया और बन जाऊं वो बेफिक्र और उजला विक्टर फू। उसके बाद मिशेल रोते हुए बोलती है, काश मैं उस सर्द रात में लौट पाती, उसका हाथ थामे, उसकी बेबस आत्मा को गले लगाए। विक्टर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां मिशेल ट्रेनिंग कैंप से वापस आती है। विक्टर मिशेल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, लिटिल मास्क, तुम आखिरकार आ ही गई, लाओ मैं तुम्हारा सामान ले लेता हूं। लेकिन मिशेल आकर विक्टर से गले लग जाती है। ये देखकर विक्टर बोलता है, क्या हुआ? मिशेल बोलती है, कुछ नहीं, बस तुम्हें गले लगाने का मन था। विक्टर मिशेल के गालों को पकड़कर बोलता है, क्या तुम रो रही थीं? तुम्हें कौन तंग कर रहा था? मिशेल बोलती है, मैं रो नहीं रही थी, कल मैंने तीखा हॉटपॉट खा लिया था जिससे मेरी आंखों में पानी आ गई थी और आज सुबह ये सूज गई। विक्टर बोलता है, क्या सच में? मिशेल विक्टर को वहां से ले जाते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, क्या हमें आज तुम्हारे दादाजी के घर रात के खाने पर नहीं जाना है? चलो जल्दी चलें। थोड़ी समय बाद विक्टर बोलता है, रुको, आज तुम में कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सुनकर मिशेल घबराते हुए बोलती है, ऐसा क्या लग रहा है? विक्टर मिशेल के हाथों को घूरते हुए बोलता है, तुम असामान्य रूप से चिपकी रहती हो। मिशेल विक्टर से गले लगते हुए सोचती है, काश उस समय मैं उसे ऐसे ही पकड़ पाती, क्या इससे कम असहायता महसूस होती? उसके बाद हम फू परिवार का घर देखते हैं जहां विक्टर की मां बोल रही होती है, क्या तुम खाना खा रहे हो? लगता है मैं गलत समय पर आ गई हूं। विक्टर के दादाजी बोलते हैं, तुम बिना किसी कारण के यहाँ क्यों आ गई हो? विक्टर की मां बोलती है, ओह, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि विक्टर किस तरह की लड़की को डेट कर रहा है। विक्टर के भाई ने अपनी मृत्यु से पहले कभी किसी के साथ डेटिंग नहीं की थी, लेकिन विक्टर ने वाकई बहुत तेजी से रिश्ते बनाए। विक्टर बोलता है, क्या इस समय वाकई परेशानी खड़ी करना जरूरी है? उसकी मां बोलती है, मैं तो बस तुमसे मिलने आई हूं और तुमको लगता है कि मैं कोई मुसीबत खड़ी कर रही हूं। क्या तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो या कुछ और? फिर वो मिशेल से बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन तभी विक्टर गुस्से में बोलता है, आप क्या चाहती हैं? ये देखकर मिशेल सोचती है, अब मुझे अचानक समझ में आया कि विक्टर ने पहले कभी अपने परिवार के बारे में मुझसे बात क्यों नहीं की थी। उसे डर था कि अगर मुझे पता चल गया तो मैं उसे छोड़ दूंगी। विक्टर की मां बोलती है, तुम क्या सोचते हो? मैंने अभी तुम्हें बताया था, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलने आई थी।
ये बोलकर वो अपने मन में ही सोचती है, तुम सब तो आगे बढ़ चुके हो, जबकि मेरे मृत बेटे और पति की याद सिर्फ मुझे ही आती है, क्यों? और विक्टर मिशेल को लेकर वहां से जाते हुए बोलता है, चलो चलते हैं। विक्टर की माँ बोलती है, वहीं रुक जाओ तुम। और दूसरी तरफ विक्टर मिशेल के कानों को अपने हाथ से बंद कर देता है और अपने मन में ही बोलता है, मुझे लिटिल मास्क को उसकी गुस्से और पागलपन भरी बुरी बातें नहीं सुनने देनी चाहिए। लेकिन मिशेल विक्टर का हाथ हटाते हुए अपने मन में ही बोलती है, विक्टर, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। और फिर वो विक्टर की माँ से बोलती है, आप उन्हें भावनाओं के जरिए मजबूर कर रही हैं मैडम। विक्टर की माँ बोलती है, तू कौन होती है ये सब कहने वाली? मिशेल बोलती है, आपने 5 साल तक हर दिन अपनी भावनाओं का प्रकोप उस पर निकाला है, फिर भी उसने आपको कभी भी जबरदस्ती पागलखाने में भर्ती नहीं कराया। और इसका कारण ये है कि वो तुमसे प्यार करता है। लेकिन आप ये भूल गईं कि वो तो सिर्फ एक बच्चा था। आपको लगा कि वो निर्दयी है, इसलिए आपने उसे अपने साथ अतीत को फिर से जीने के लिए मजबूर किया। लेकिन क्या आपने कभी उसकी रातों की नींद हराम होते हुए देखी है? आपको कैसे मालूम कि वो दुखी नहीं है? वो ऐसा इंसान है जो आपसे कभी नफरत नहीं करेगा, चाहे आप उससे प्यार करना छोड़ भी दें। वो बस खुद से प्यार करना छोड़ देता है, भले ही आप उसे न चाहें। चैप्टर 94 की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है, रात होते ही वो दोनों विक्टर के अपार्टमेंट लौट आए और हम देखते हैं मिशेल खाना बना रही होती है। तभी पीछे से विक्टर बोलता है, सच कहूं तो मैं थोड़ा नाराज हूं। मिशेल बोलती है, तुम्हारी गर्दन की चोट उस फूटी हुई इंस्टेंट नूडल्स की कटोरी से बिल्कुल नहीं हुई थी, है ना? तुम्हारे घर में तो इंस्टेंट नूडल्स या काउंट की कटोरी है ही नहीं। विक्टर बोलता है, ठीक है समझ गया, मेरी गलती थी। और वो मिशेल के पास आकर बोलता है, माफ करना, अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मिशेल बोलती है, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस। विक्टर बोलता है, मुझे पता है तुम बस मेरी चिंता कर रही हो। लेकिन मिशेल विक्टर से गले लगते हुए बोलती है, सच कहूं तो अभी मैं तुम्हें छोटा सा बना देना चाहती हूं, फिर तुम्हारे लिए एक नरम सा घोंसला बनाऊं जहां तुम आराम से रह सको। मैं तुम्हें और उस घोंसले को अपनी बाहों में समेट लेना चाहती हूं। विक्टर बोलता है, तो क्या इसका मतलब है कि तुम मुझे अपने पास रखना चाहते हो? मिशेल बोलती है, क्या मैं रख सकती हूं? विक्टर बोलता है, मैं सच में ठीक हूं, सब कुछ अब खत्म हो चुका है और फिर मेरे पास पैसा है, लुक्स हैं और एक शानदार पार्टनर भी है। मैं जिंदगी का पूरा विजेता हूं, ठीक है? मैं एक साथ 2 लड़कों से निपट सकता हूं, तो मुझे नाजुक फूल समझकर मत देखो, ठीक है? जरूरत हो तो खाओ, जरूरत हो तो पियो, मौका मिले तो प्यार करो और जब पल सही हो तो किस लो। ये बोलकर विक्टर मिशेल को किस करने जाता है, लेकिन मिशेल उसे पीछे करते हुए बोलती है, अरे अरे अरे, नूडल्स गिरने वाले हैं। और फिर उस उथल पुथल भरे खाने के बाद मिशेल विक्टर को मिठाई खिलाते हुए बोलती है, विक्टर, क्या ये मीठा है? विक्टर बोलता है, हाँ। ये बोलकर विक्टर मिशेल को किस कर लेता है। मिशेल बोलती है, तुम्हारे कान इतने लाल हो गए हैं, क्या तुम शर्मा रहे हो? विक्टर बोलता है, क्या शर्मीला? मेरे शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। मिशेल बोलती है, इतनी घमंडी बॉयफ्रेंड लेकर मैं क्या करूं? उफ, बहुत चिढ़ होती है, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सुनकर विक्टर मिशेल से गले लगते हुए बोलता है, कभी नहीं, मेरी लाश के ऊपर से ही ऐसा होगा। उसके बाद हम रात के समय देखते हैं जहां मिशेल सोच रही होती है, मैं विक्टर के साथ सोना चाहती हूं, और दूसरी तरफ विक्टर सोच रहा होता है, मैं सच में लिटिल मास्क के साथ सोना चाहता हूं। मिशेल सोचती है, लेकिन क्या यह ठीक होगा कि अभी अभी 18 साल के हुए प्रेमी एक साथ सोए? अब बस मैं जाकर देखती हूं कि वो सोया है या नहीं। उसके बाद मिशेल विक्टर के कमरे के बाहर आकर बोलती है, विक, दरवाजा खोलो, क्या तुम जाग रहे हो? यह सुनकर विक्टर बोलता है, लिटिल मास्क, तुम आधी रात को मेरे कमरे के बाहर चुपचाप क्यों घूम रही हो? मिशेल बोलती है, मैं सोच रही थी कि अगर तुम सो नहीं पा रहे हो तो तुम्हारे साथ सो जाऊं। ओह, लेकिन लगता है तुम तो जल्दी ही सो जाते हो, है ना? तो मैं चलती हूं। लेकिन विक्टर उसके पास आकर बोलता है, असल में मैं सो नहीं पा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? कुछ समय बाद विक्टर सोच रहा होता है, ओ नहीं, मैं उसके इतने पास लेटे हुए बिल्कुल सो नहीं पा रहा हूं। मिशेल सोच रही होती है, उफ, उसकी खुशबू तो सोना और भी मुश्किल बना रहा है। विक्टर बोलता है, क्या मैं तुम्हें थाम सकता हूं? चैप्टर 95 की शुरुआत होती है और विक्टर मिशेल से बोल रहा होता है, क्या मैं तुम्हें थाम सकता हूं लिटिल मास्क? मिशेल बोलती है, हाँ। फिर विक्टर मिशेल को पकड़कर सोचता है, जिस लड़की से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं वो इस समय मेरी बाहों में है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन मेरी जिंदगी में आएगा। और तभी विक्टर मिशेल को किस कर लेता है, जिसे विक्टर खुद ही हैरान हो जाता है और जल्दी से पीछे हटते हुए बोलता है, माफ करना। मिशेल शर्माते हुए बोलती है, क्या तुम कोई ठरकी हो? विक्टर बोलता है, मैं ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ होता हूं। जिस लड़की से कोई सबसे ज्यादा प्यार करता हो उसे बाहों में लेकर कोई कैसे कुछ महसूस न करे? मिशेल बोलती है,
शायद मुझे अपने कमरे में जाकर सोना चाहिए। ये सुनकर विक्टर तुरंत बोलता है, नहीं, जरूरत नहीं है। मिशेल बोलती है, ठीक है, मैं थोड़ा दूर रहूंगी ताकि तुम्हें अच्छा लगे। लेकिन विक्टर मिशेल के पास आकर बोलता है, लिटिल मास्क, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, इसलिए निश्चिंत रहो। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, सफल बनो और तुम्हारी जिंदगी पूरी हो बिना किसी पछतावे के। और जिस दिन मैं तुम्हारे लिए अंगूठी लेकर आऊं और अगर तुम कहो कि तुम तैयार हो तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारी ओर दौड़ पड़ूंगा। मिशेल बोलती है, मुझे पता है। विक्टर मिशेल को अपने बाहों में लेकर सोते हुए सोचता है, वो मेरी है और अब कोई उसे मुझसे कभी नहीं छीन पाएगा। उसके बाद हम कुछ दिन बाद कैंपस के बाहर एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां हेनरी विक्टर और मिशेल को देख रहा होता है। तभी विक्टर का नजर हेनरी पर जाता है, जिसे हेनरी वहां से बिना खाना लिए ही भागने लगता है। ये देखकर रेस्टोरेंट की मालिक बोलती है, बेटे, तुमने खाना नहीं लिया है। मिशेल विक्टर से बोलती है, क्या तुमने उसे डराया या कुछ किया? विक्टर बोलता है, नहीं, शायद उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। वो मुझे देखकर ऐसे भागता है जैसे कोई भूत देख लिया हो। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, अगर वो सच में फू परिवार का उत्तराधिकारी बनने के लिए मुझसे मुकाबला करना चाहता था तो मुझे देखकर वो ऐसा कैसे रिएक्शन दे सकता है? शायद उसने कभी मेरा विरोध करने का इरादा ही ना किया हो। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर कैरोल ने इतने सालों तक हमारे बीच नफरत क्यों फैलाई? लगता है मुझे किसी से इस बारे में पता करवाना पड़ेगा। खाना खाने के बाद साइमन बाहर देखते हुए बोलता है, हाँ, क्या वो यान जाओ नहीं है? क्या अब उसका कोई बॉयफ्रेंड है? यान को देखकर कुछ लड़कियां आपस में बात करती हैं। वो सामने वाले आर्ट स्कूल से कोई है ना? वो उसके साथ क्यों घूम रहा है? दूसरी लड़की बोलती है, क्या उस लड़के को उसके पुराने स्कैंडल के बारे में नहीं पता? पहली लड़की बोलती है, इतनी हलचल के बाद उसे तो पता चल ही गया होगा, है ना? शायद वो ये भी सोचता हो कि वो कोई बेचारी सी लड़की है जिसे सुरक्षा की जरूरत है। ये सब सुनकर मिशेल सोचती है, जिस तरह चीजें घटित हुई हैं, ये ओरिजिनल कहानी से बिल्कुल अलग है और मुझे उस लड़के की बिल्कुल भी याद नहीं है। क्या वो कोई अजनबी है? मिशेल को देखकर विक्टर बोलता है, क्या तुम्हें वो हैंडसम लगता है? मिशेल बिना सोचे समझे बोलती है, खैर, कला के क्षेत्र में लोग अपनी सूरत पर ही जीते हैं और हाँ, मुझे लगता है कि वो ठीक ठाक दिखता है। ये सुनकर विक्टर चिढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि आर्ट पढ़ने वाले लड़कों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं? तुमने उसे कितने पॉइंट दिए? मिशेल हकीकत में लौटे हुए बोलती है, मैं उसे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं दूंगी, वो तो सिर्फ तुम्हें मिलते हैं। विक्टर रोते हुए बोलता है, लिटिल मास्क, अगर तुम लड़के होते तो तुम पूरे के पूरे बदतमीज होते। ऐसी ही बातें तो बदतमीज लोग हमेशा कहते हैं। ये सब सुनकर मिशेल विक्टर को पकड़कर किस कर लेती है। ये सुनकर साइमन सोचता है, क्या वो दोनों को भूल गए हैं कि मैं ठीक उनके पीछे खड़ा हूं। और चैप्टर 96 की शुरुआत होती है और हम विंटर ब्रेक में स्कूल के बाद का सीन देखते हैं, जहां विक्टर मिशेल से बोल रहा होता है, विंटर ब्रेक 10 दिन से भी ज्यादा लंबा है, तो चलो पहले 2-3 दिन घर पर ही रहते हैं, उसके बाद क्यों ना हम बीच वेकेशन पर चलें। मिशेल बोलती है, जैसा तुम कहो। तभी पीछे से टीचर बोलते हैं, मेरे ऑफिस आओ मिशेल, मैं तुम्हें नेशनल प्रतियोगिता के अहम बिंदुओं पर तैयारी में मदद करूंगा। विक्टर बोलता है, जाओ, मैं तो वैसे भी अपने घर लौटने ही वाला था ताकि माँ की कुछ मदद कर सकूं। तुम्हारे पिछले गुस्से ने शायद माँ को होश में ला दिया है। अब वो दादाजी और मुझे इलाज के लिए ले जाने देने को तैयार हैं। फिर वो मिशेल को गले लगते हुए बोलता है, ठीक है, तो जल्दी लौटो, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसके बाद हम 3 दिन बाद उनके जाने से पहले देखते हैं, जहां विक्टर मिशेल से बोल रहा होता है, जल्दी करो लिटिल मास्क, बोर्डिंग में 2 घंटे बचे हैं, हमें अभी निकलना होगा। तभी वहां पर मिशेल आकर बोलती है, जल्दी बताओ, ये ड्रेस कैसी लग रही है? मौसम का पूर्वानुमान कहता है कि वहां तापमान 30 डिग्री से ज्यादा होगा, तो मैं ऐसी ड्रेस पहन सकती हूं। विक्टर मिशेल को उस ड्रेस में देखकर देखता ही रह जाता है। कुछ समय बाद विक्टर मिशेल को अंदर ले जाते हुए बोलता है, ये ड्रेस बहुत छोटी है और कंधों पर कपड़ा क्यों नहीं है? क्या ये गिर नहीं जाएगी? कोई और पहन लो। ये सुनकर मिशेल बोलती है, हाँ, तो तुम्हें कौन सी ज्यादा अच्छी लगती है? विक्टर बोलता है, स्कूल यूनिफॉर्म कैसी रहेगी? वो तो इतनी ताजा और चमकदार लगती है, बीच पर एकदम खूबसूरत लगेगी। मिशेल हैरान होकर बोलती है, तुम उन बेवकूफ सीधे लड़कों में से तो नहीं हो जो अपनी गर्लफ्रेंड के कम कपड़े पहनने पर नाराज हो जाते हैं, है ना? विक्टर शर्माते हुए बोलता है, क्या मैं? बिल्कुल नहीं। उसके बाद हम बीच का सीन देखते हैं, जहां मिशेल वही ड्रेस पहनकर मजे कर रही होती है और दूसरी तरफ विक्टर मिशेल को देखते हुए
अपने मन में ही बोलता है, मेरी वाइफ कितनी खूबसूरत है। तभी वहां पर मिशेल आकर बोलती है, विक्टर चीयर्स। लेकिन विक्टर उसे अपने गोद में उठा लेता है। ये देखकर मिशेल शर्माते हुए बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे पैसों के लिए बेचने वाले हो? विक्टर बोलता है, हाँ, मैं तुम्हें क्लास के सबसे हैंडसम लड़के को बेच दूंगा। तुम नशे में हो, चलो मैं तुम्हें वापस ले चलता हूं। मिशेल बोलती है, क्या तुम मुझे जैकी जैंग को बेचने वाले हो? बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं इनकार करती हूं। ये सुनकर विक्टर हैरान होते हुए बोलता है, हाँ, तुम्हें लगता है कि वो हमारी क्लास का सबसे हैंडसम लड़का है? मिशेल बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं जैकी को बेचे जाने से इनकार करती हूं। वो तो हद से ज्यादा लड़कियों के पीछे है। तुम अच्छे इंसान हो, प्लीज मुझे विक्टर फू को बेच दो। विक्टर बोलता है, विक्टर फू कौन है और मैं तुम्हें उसे क्यों बेचूं? मिशेल हंसते हुए बोलती है, वो मेरी सबसे प्यारी दौलत है। ये सुनकर विक्टर सोचता है, कमाल है, इसमें तो वो एक्सपर्ट निकली। उसके बाद वो दोनों होटल रूम में आ जाते हैं। अंदर आने के बाद मिशेल बोलती है, क्या तुम मुझे यहीं छोड़ने वाले हो? विक्टर बोलता है, नहीं, मैं अभी बस तुम्हें नीचे रख रहा हूं। मिशेल विक्टर को पकड़कर बोलती है, बिल्कुल नहीं, किसी आदमी की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी के लिए, मतलब कितना समय? 3 सेकंड या 5 सेकंड? विक्टर उसे नीचे रखते हुए बोलता है, क्या तुम सच में मुझसे इतनी जुड़ी हुई हो, लिटिल मास्क? मिशेल बोलती है, हाँ। विक्टर बोलता है, तो फिर अपना नाम बदलकर लिटिल स्टिकी केक रख लो। अब मुझे छोड़ दो, सोने से पहले जाकर नहा लो। यह सुनकर मिशेल को कुछ समझ नहीं आता और फिर वो रोते हुए बोलती है, तुमने मुझ पर चिल्लाया। विक्टर हैरान होते हुए सोचता है, लगता है अब मैं उसे दूसरों के साथ बाहर सार्वजनिक रूप से पीने नहीं देने वाला। फिर वो मिशेल से बोलता है, हिलना बंद करो मिशेल, जवाब दो, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? मिशेल हंसते हुए बोलती है, तुम मेरी स्वीटी हो। चैप्टर 97 की शुरुआत होती है और विक्टर बोल रहा होता है, हिलना बंद करो मिशेल, जवाब दो, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? मिशेल हंसते हुए बोलती है, तुम मेरी जानू हो। यह सुनकर विक्टर हैरान होकर वहां से जाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे लिए नहाने का पानी चला देता हूं। बाहर आकर विक्टर अपने मन में ही बोलता है, अब कभी भी लिटिल मास्क को पीने नहीं देना चाहिए। उसके बाद हम नए साल की पूर्व संध्या के में देखते हैं, जहां विक्टर और मिशेल एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी विक्टर के फोन पर उसकी मां का कॉल आता है, बेटा, मैं कल इलाज के लिए विदेश जा रही हूं। मुझे पता है कि शायद तुम मुझे इन सालों की तकलीफों के लिए माफ नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी मुझे अफसोस है। विक्टर बोलता है, अपना ध्यान रखना मां। मिशेल विक्टर को गले लगाकर बोलती है, हालात बेहतर हो रही हैं या नहीं मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन कम से कम और बिगड़े तो नहीं, है ना? दूसरी तरफ हम झाओ परिवार के घर पर देखते हैं, जहां मिशेल की मां बोल रही होती है, लगभग आधी रात हो गई है और मिशेल ने अब तक कॉल नहीं किया। लगता है वो सच में अब इस परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहती। और इसी तरह 12 बज जाते हैं। विक्टर और मिशेल एक दूसरे को विश करते हैं। विश करने के बाद मिशेल सोचती है, एक जिंदगी जो पहले वाली से बिल्कुल अलग है, आखिरकार मैंने कर दिखाया। उसके बाद हम समुद्र किनारे वाले हवाई अड्डे से वापसी की यात्रा के दिन का समय देखते हैं, जहां मिशेल और विक्टर घर जाने के लिए आई होते हैं। लेकिन तभी मिशेल के फोन पर एक कॉल आता है। यह देखकर मिशेल बोलती है, हेलो मिस्टर लू, क्या बात है? मिस्टर लू क्या बोलते हैं? ये तो हमें बताया नहीं गया। लेकिन उसके बाद मिशेल बहुत ही ज्यादा हैरान होकर विक्टर को देखने लगती है और फिर वो विक्टर से गले लगते हुए बोलती है, मैं पूरे प्रांत में पहले स्थान पर आई। विक्टर बोलता है, कमाल है जानू, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मिशेल बोलती है, अरे छोड़ो, नीचे उतारो मुझे, लोग देख रहे हैं। तभी वहां पर सिस्टम आकर बोलता है, पेड़ घना और हरा भरा हो गया। मिशेल अपने मन में ही बोलती है, इसका मतलब क्या होता है? क्या मैंने 500 अंकुर जमा कर लिए? सिस्टम बोलता है, हाँ बिल्कुल, बधाई हो, तुम इस पर काम करती रहो। जैसे ही तुम 500 अंक तक पहुंचोगी, तुम्हारी किस्मत एकदम हीरोइन जैसी हो जाएगी और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी एकदम आसान हो जाएगी। उसके बाद हम नए सेमेस्टर के पहले दिन का सीन देखते हैं, जहां लड़के विक्टर और मिशेल को देखकर बातें कर रहे होते हैं। प्रांत में पहले स्थान पर आने वाली यहां है, तुम ऑक्सफोर्ड कब जा रही हो जीनियस? दूसरी लड़का बोलता है, आपको जीवन भर की खुशियां मिलें बॉस। एक लड़की बोलती है, मिशेल झाओ कमाल की है, वो रेगुलर क्लास से उठकर पूरे प्रांत में पहले स्थान पर आ गई, सच में अद्भुत। उसके साथ वाला लड़का बोलता है, 3 सालों में पहली बार किसी ने लियोनार्ड शेन से बेहतर रैंक हासिल की है, कितना चौंकाने वाला है। और तभी हम लियो को देखते हैं, जिसे देखकर लड़के बोल रहे होते हैं, तुमने सुना नहीं,
लियोनार्ड शेन इन दिनों अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं है। दूसरा लड़का बोलता है, लगता है ये सब दिल टूटने की वजह से है। और लियो अपने मन में ही बोल रहा होता है, जब तक मैं खुद को मजबूर कर सकूं उससे आगे बढ़ने के लिए, बस वक्त की बात है। उसके बाद हम यान को देखते हैं, जो अपने सामने मिशेल का पहला स्थान का बोर्ड देखकर अपने मन में ही बोलती है, मिशेल झाओ सच में पहले स्थान पर आ गई? क्यों क्यों मुझे हॉस्टल में रहना पड़ रहा है? सिर्फ इसलिए कि डांस की प्रैक्टिस में मेरे घुटने घायल हो गए, और फिर भी उसे सबके ध्यान का केंद्र बनने का मौका मिल गया। एक पीड़ित जो अब वैध उत्तराधिकारी बन गई है। तभी पीछे से एक लड़का बोलता है, जल्दी करो और प्रिंसिपल से साइन करवा लो ताकि हम गेमिंग शुरू कर सकें। यह सुनकर यान गुस्से में सोचती है, उसके पास विक्टर फू है, एक स्वर्ग से भेजा गया प्रतिभाशाली साथी, और मैं फंसी हूं इस निकम्मे के साथ जिसे बस गेमिंग और मेरे साथ नजदीकियां बढ़ाने की ही पड़ी रहती है। ये बहुत नाइंसाफी है। चैप्टर 98 की शुरुआत होती है और हम झाओ ग्रुप अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट का सीन देखते हैं, जहां पर यान बड़े भाई जेम्स का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां पर बड़े भाई जेम्स आते हैं, जिसे यान बड़े भाई को पकड़कर बोलती है, मैं इन दिनों पैसों की थोड़ी तंगी में हूं, क्या तुम? लेकिन तभी बड़े भाई उसका हाथ हटाते हुए बोलते हैं, यान झांग जरा ध्यान से सुनो, हम तुम्हारे किसी कर्जदार नहीं हैं। तुम्हारी मां ने बच्चों की अदला बदली की और हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि हमने तुम पर केस नहीं किया और अब तुम पैसे मांगने चली आई हो। यान बोलती है, बच्चों की अदला बदली मेरी मां ने की थी, गलती उसी की थी, लेकिन मैंने क्या गलत किया? बड़े भाई बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है हमें नहीं पता कि वो मैसेज किसने भेजा था जिससे यवोन झांग भाग सकी? मिस झांग, थोड़ी तो इज्जत रखो। आखिरकार तुमने हमारे परिवार में 10 साल से ज्यादा पढ़ाई की है, अपनी जैविक मां जैसी मत बनो। ये बोलकर बड़े भाई वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम राते के समय देखते हैं, जहां यान अपने रूम पर आती है तो एक लड़की बोलती है, ओह ये तो मिस जाओ है ना? जब तुम्हारा भाई इतना अमीर है, इतना, तो हमारे साथ डेब्यू की जगह के लिए होड़ करने की क्या जरूरत? तभी डॉर्म सुपरवाइजर बोलती है, इतना शोर किस बात का है? लाइट्स बंद करो और कोई हाई पावर उपकरण नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक ऑफिस बिल्डिंग में आग लग गई थी और करोड़ों का नुकसान हो गया। यह सुनकर यान सोचती है, क्या आग? और फिर वो एक स्माइल करती है। उसके बाद हमें बताया जाता है, तब से यान झाओ हर दिन चुपचाप अजीब चीजें खरीदने लगी, और इसी बीच मिशेल झाओ परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुटी रही। सर्दी से बसंत आ गया और समय चुपचाप बीतता गया। दोनों बिल्कुल अलग अलग लगते थे, जब तक कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा से 1 महीने पहले मिशेल झाओ ने मिस्टर गांव से आखिरी बार मुलाकात नहीं की। उसके बाद हम देखते हैं विक्टर मिशेल से बोल रहा होता है, वो बूढ़ा तो मुझसे भी ज्यादा मुश्किल है खुश करने में। उसने तो तोहफा भी नहीं लिया और घास हटाने में मदद करने पर मुझे मुक्का मार दिया। इस बार क्यों ना उसे बस थोड़ी शराब दे दूं, मैं बस ले आऊंगा और ऐसा दिखाऊंगा जैसे जाते वक्त भूल गया हूं। मिशेल बोलती है, ठीक है, उसके पोते के लिए भी कुछ गर्मियों की शर्ट्स ले लेते हैं। विक्टर बोलता है, ठीक है, बिल्कुल, तुम पहले जाओ, मैं कुछ सामान लेने चला जाता हूं, वरना अगर हम दोनों देर से पहुंचे तो वो नाराज हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मिशेल मिस्टर गांव के घर जाकर बोलती है, मिस्टर गांव, मैं आपसे मिलने आई हूं। आज मैं खाना बनाऊंगी। आपको क्या खाना पसंद है? मैं सामान ले आऊंगी। पिछले साल आपकी सारी देखभाल और मार्गदर्शन के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं। मिस्टर गांव बोलते हैं, चावल खत्म हो गए हैं और अकेले उठाना मुश्किल है, मैं चावल ले आता हूं, तुम बाकी सामान ले लेना। मिशेल बोलती है, हाँ रुको, लेकिन वो बच्चा। मिस्टर गांव बोलते हैं, ऑटिस्टिक लोग मूर्ख नहीं होते, 20 मिनट के लिए दूर रहना ठीक है, पीछे वाले रास्ते से जाओ, वो ज्यादा तेज है। और तभी यहीं पर हम यान को देखते हैं, जो अपने मन में ही बोल रही होती है। मिशेल उस आंगन में गई तो थी, लेकिन फिर बाहर नहीं आई। अगर कहीं आग लग जाए तो ऐसे पुराने घरों की कोई गुंजाइश नहीं बचती। उसके कुछ समय बाद मिशेल अपने सामने देखते हुए सोचती है, हाँ यहां इतनी भीड़ क्यों है? और सामने से लोग बोल रहे होते हैं, बचाओ, यहां आग लग गई है, अब क्या करें? क्या मिस्टर गांव घर पर नहीं है? ये देखकर मिशेल बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और फिर वो घर के अंदर जाते हुए बोलती है, क्या किसी ने 911 पर कॉल किया? एक लड़का बोलता है, हमने कॉल कर दिया है और वे रास्ते में हैं, लेकिन मिस्टर गांव का पोता अभी भी अंदर है। मिशेल अपने हाथ में एक रुमाल लेते हुए सोचती है, बस 30 फीट की दूरी है, मुझे बस अंदर भागकर उसे बाहर निकालना है। ये सोचकर वो अंदर चली जाती है। अंकल आने के बाद वो बच्चे को पकड़कर बाहर निकालने लगती है।
लेकिन जब वो अपने सामने देखती है तो वहां पर एक लकड़ी नीचे गिर रहा होता है। उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां एक औरत मिशेल से बोल रही होती है, मिशेल अच्छा है, अब तुम ठीक हो जाओगी। बस गाढ़ा धुआं अंदर चला गया था जिससे गला चिढ़ गया है। थोड़ा समय दो, तुम धीरे धीरे ठीक हो जाओगी। मिशेल बोलती है, विक्टर कहाँ है? फिर वो अपने मन में ही बोलती है, वो विक्टर था, विक्टर ने हमें बचाया। और तभी वो औरत बोलती है, वो ठीक है, बस अभी तक होश में नहीं आया है, सब ठीक हैं, बच्चा भी, बस प्रोफेसर का घर। लेकिन मिशेल उठकर वहां से जाने लगती है। ये देखकर वो औरत बोलती है, हे भगवान, बच्ची, मैंने पहले ही कहा था कि वे सब ठीक हैं, व्हील चेयर ले आओ। हेलीन, मिशेल बोलती है, मेरा जेड पेंडेंट कहाँ है? वो औरत मिशेल को उसका जेड पेंडेंट देते हुए बोलती है, ये रहा, शायद फायर फाइटर्स ने तुम्हें ढूंढने में मदद की। जब एम्बुलेंस तुम्हें लाई थी तब ये तुम्हारी जेब में था। मिशेल बोलती है, मैं विक्टर से मिलना चाहती हूँ। औरत बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। उसके बाद हम विक्टर फू का हॉस्पिटल रूम देखते हैं जहां मिशेल विक्टर को देखते हुए सोचती है, मैं इसे ठीक कैसे कह सकते हूँ? ताज्जुब नहीं कि वो बीम मुझे नहीं लगी। तुम्हें इतना जल्दबाजी में क्यों काम करना पड़ा? उसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहां विक्टर अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने मिशेल सोई हुई होती है। मिशेल को देखकर विक्टर उसका सर सहलाते हुए अपने मन में ही बोलता है, शुक्र है कि मैं तुम्हें नहीं खो बैठा। हाथ उठाने से विक्टर के हाथों में दर्द होने लगता है और तभी मिशेल उठकर उसके हाथ को नीचे दबाते हुए बोलती है, हिलना डुलना मत, तुम्हें नहीं चाहिए कि जख्म में इन्फेक्शन हो जाए। विक्टर बोलता है, तुम फिर क्यों रो रही हो? मिशेल बोलती है, जब नर्स ने कल रात तुम्हारा पट्टा बदली थी मैंने तुम्हारा कंधा देखा, पूरा लहूलुहान और बिगड़ा हुआ था, देखना ही दर्दनाक था। विक्टर बोलता है, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी सी खरोंचें हैं। मिशेल उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, बंद करो ये बात, वो गंभीर जलने हैं, उनके निशान रह जाएंगे। विक्टर बोलता है, क्या एक निशान मुझे कम हैंडसम बना देगा? दुनिया के सारे निशान वाले लोगों में कम से कम मैं तो सबसे हैंडसम रहूंगा। मिशेल हंसते हुए बोलती है, डॉक्टर ने कहा कि मैं ठीक हूं, बस गले को ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे, मैं रोज आकर तुम्हारा पट्टा बदल दूंगी। विक्टर बोलता है, हाँ ठीक है। और फिर वो अपने मन में ही बोलता है, वो आखिरकार मुस्कुराई। उसके बाद हमें बताया जाता है, उस दिन के बाद से मिशेल झाओ रोज विक्टर फू के पास आती रही, उसका पट्टा बदलने और रिहैब में साथ देने के लिए। और हम डॉक्टर को देखते हैं जो विक्टर से बोल रहे होते हैं, धीरे धीरे करो, जल्दी मत करो, बस धीरे धीरे ताकत लगाओ। दूसरी तरफ कुछ नर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं, क्या उसे वहां किसी ने तंग किया? क्या इसी वजह से वो उस पागल हालत में पहुंच गई? मैंने सुना कि वो जिसने आग लगाई थी पहले एक अमीर वारिसा थी, उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया था। यह सुनकर मिशेल अपने मन में ही बोलती है, अपराध तो अपराध ही होता है, जब उसने किसी को लगभग मार ही दिया तो उसके इरादों की जांच करने का क्या मतलब? सिस्टम, अगर पहले 500 अंक मुझे जानलेवा बीमारी से बचा सकता है तो क्या बाकी के 499 अंक किसी और चीज के लिए बदली जा सकती हैं? तभी सिस्टम आकर बोलता है, तुम उन्हें किस चीज के लिए बदलना चाहती हो? ये 499 अंक तुम्हें नायक का आभा दे सकते हैं। क्या तुम वाकई यही तरीका अपनाना चाहती हो? और इस चैप्टर 100 की शुरुआत होती है और सिस्टम मिशेल से बोल रहा होता है, तुम उन्हें किसके बदले में बदलना चाहती हो? वो 499 अंक तुम्हें नायक का आभा मंडल दे सकते हैं। क्या तुम पक्का यही तरह उनका उपयोग करना चाहती हो? मिशेल बोलती है, मैं चाहती हूं कि विक्टर फू का दाहिने कंधे का घाव पूरी तरह से ठीक हो जाए। सिस्टम बोलता है, क्या तुम पागल हो? नायक के आभा मंडल के साथ अब से तुम जीवन को आसानी से जी सकोगी और बाकी सब तुम्हारे कदमों के पत्थर बन जाएंगे। क्या तुम ऐसी जिंदगी की लालसा नहीं रखती? मिशेल बोलती है, वैसी जिंदगी जैसी यान झाओ ने जी थी मुझे उसकी बिल्कुल भी लालसा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि किसी दिन विक्टर नायक के आभा मंडल से दबकर रह जाए। मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। और फिर वो विक्टर के पास जाकर अपने मन में ही बोलती है, मेरी जिंदगी को हमेशा आसान होना जरूरी नहीं है, मेरी बस यही चाहत है कि विक्टर मेरे साथ रहे, सुरक्षित और सलामत रहे। उसके 2 दिन बाद हम हॉस्पिटल के बाहर का सीन देखते हैं जहां सेमडोक की मां बोल रही होती है, छुट्टी मिलने पर बधाई हो, आखिरकार तुम्हें छुट्टी मिल गई, शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो। डॉक्टर ने भी कहा कि विक्टर की रिकवरी की गति लगभग एक चिकित्सीय चमत्कार है। यह सुनकर मिशेल बोलती है, हाँ हाँ बिल्कुल, शायद इसलिए कि वो जवान और स्वस्थ है। तभी पीछे से साइमन बोलता है, ओह वैसे यान झाओ को 3 साल की कैद की सजा मिली है। हेलिन उसे धक्का देते हुए बोलती है,
हे भगवान, ये क्यों छेड़ा? कितनी बदकिस्मती है। फिर वो मिशेल से बोलती है, आंटी डोंग ने तुम्हारे और मिस्टर गाओ के लिए जश्न मनाने हेतु एक निजी कमरा बुक किया है। चलो जल्दी करें और निकलें। और उन्हें साथ जाता देखकर बड़े भाई बोलते हैं, अब मिशेल के पास प्यार, दोस्त और परिवार है। उसे किसी चीज की कमी नहीं है। उनका पीछा करना हमें सिर्फ अनचाहे मेहमान जैसा दिखाएगा। मिशेल के पापा बोलते हैं, चलो वापस चलें और अपनी माँ के साथ कुछ समय बिताएं। अब उसके पास सिर्फ तुम 3 भाई ही हो। उसके बाद हम भोजन के बाद कैंपस वापसी का सीन देखते हैं, जहां मिशेल और विक्टर घर आ रहे होते हैं। तभी साइमन उन्हें रोकते हुए बोलता है, 1 मिनट रुको, इस आग के पात्र को पार करो ताकि बदकिस्मती दूर हो जाए और हम सब परीक्षा में अच्छा करें। विक्टर उसे बेवकूफ बोलते हुए अंदर आ जाता है, लेकिन तभी पीछे से मिशेल बोलती है, विक्टर मुझे पकड़ो। और उन्हें ऐसा देखकर टीचर गुस्से में बोलते हैं, कॉलेज प्रवेश परीक्षा बस कुछ ही दिनों दूर है और तुम अब भी कक्षा में समय बर्बाद कर रहे हो। उस आग को बुझाओ। मिशेल विक्टर से बोलती है, जल्दी पढ़ाई शुरू करो, नहीं तो डीन फिर से तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। विक्टर बोलता है, मैं देखना चाहूंगा कि वो कोशिश करे। उसके बाद हम कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दिन देखते हैं, जहां टीचर बोल रही होती है, समय समाप्त, परीक्षा अब खत्म हो गई है, प्लीज अपनी कलम रख दें और क्रम से कक्षा से बाहर निकलें। मिशेल बाहर आकर विक्टर से बोलती है, जैसे ही हम अपनी किताबें समेट लेंगे हम ऑफिशियली ग्रेजुएटेड हो जाएंगे। और फिर वो विक्टर का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगती है। उसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहां विक्टर मिशेल से बोल रहा होता है, मेरी मेज में चीनी शब्दकोश क्यों है? ये तुम्हारा ही है ना? तुम्हें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। मिशेल बोलती है, नहीं, ये बहुत भारी है, मैं इसे बाद में जब दूसरे वर्ष के छात्र आएंगे तब उन्हें दे दूंगी। ये सुनकर विक्टर गुस्से में बोलता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें अब पढ़ाई की परवाह भी है? ऐसा मोटा शब्दकोश लगभग $10 का आता है। मिशेल बोलती है, तुम इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहे हो? विक्टर बोलता है, मैं अजीब बर्ताव नहीं कर रहा हूं। और फिर मिशेल जल्दी से उस शब्दकोश को लेकर देखने लगती है, लेकिन जब वो अंदर देखती है तो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसके अंदर एक रिंग होता है। विक्टर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, लिटिल मास्क, अपना हाथ दो। और दूसरी तरफ ये सब देखकर मिशेल अपने मन में ही बोलती है, विक्टर फू अब भी उतना ही जीवंत जितना उस दिन जब हम पहली बार मिले थे, सुबह के सूरज की तरह दमकता और प्रज्वलित। और विक्टर मिशेल को रिंग पहना देता है। उसके बाद हम रात के समय देखते हैं, जहां एक लड़का बोल रहा होता है, क्या तुम पहली नजर में ही विक्टर पर फिदा हो गई थी? मिशेल, साइमन बोलता है, जरूर हुई होंगी, वरना तुमने उस दिन उसकी खुशबू को इतनी शिद्दत से महसूस करने की कोशिश न की होती जब तुमने स्कूल बदला था। मिशेल बताती है, शायद हां, उस समय मुझे याद है कि उसके शॉवर जेल की खुशबू बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं कुछ अतिरिक्त सांसें लेकर उसे महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। विक्टर बोलता है, क्या तुम्हें और चाहिए? मिशेल अपने मन में ही बोलती है, 18 साल की उम्र में विक्टर फू से मुलाकात, ये सबसे अद्भुत अनुभव था जो मैंने कभी किया है। भविष्य चाहे अनिश्चित ही क्यों ना हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब भी विश्वास करती हूं 18 की उम्र का प्रेम कोई सीमा नहीं, बल्कि जीवन भर की अनंतता है। और इसी के साथ माई चार्म योर कार्मा मनहवा खत्म होता है और बाकी मैं 10 फरवरी से यह मनहवा एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलो मिलते हैं 10 फरवरी को।